नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस बजट में सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, आम जनता कैसे इसे समझे। जी हां, सस्ता क्या हुआ वो आपको बताते हैं। चमड़ा, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, नायलॉन के कपड़े, इसके अलावा घर वाला पेंट और ये सब सामान सस्ते हुए हैं। जबकि अगर महंगे की बात करें तो फिर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तांबे से बनी हुई चीजें, कार, ये तमाम चीजें महंगी हुई है। विदेश से आने वाले पार्ट्स, मोबाइल चार्जर, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी हुई। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तक इस बजट में किसको क्या मिला वो अब आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 2.24 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेक्टर को दिया गया, हेल्थ सेक्टर को दिया गया। रेलवे की बात करें तो 5,10,055 करोड़। कोरोना वैक्सीन 35,000 करोड़ के लिए, इसके लिए अलग से फंड रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन 1,41,000 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए अलग से रखे गए। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 64,000 करोड़ इसके लिए अलग से रखे गए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र करें तो 50,000 करोड़ इसे मिले हैं। और डिजिटल भुगतान 1,500 करोड़। ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बजट में किसको क्या मिला। ये बजट अलग अलग सेक्टर्स के लिहाज से किस तरह का रहा। बजट 2021 उम्मीदों का बजट, और पिछले एक साल में जिस तरह से जबरदस्त झटका हमारी इकोनॉमी को लगा है कोरोना महामारी के बाद, इस पूरे पेंडेमिक के बाद, ऐसे में सुबह से ही तमाम उम्मीदें, तमाम निगाहें टिकी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, बजट में पेट्रोल डीजल पर लगा कृषि सेस। जी हां, बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर सेस का ग्राहकों पर असर नहीं, ये जानकारी सामने आ रही है। डीजल की बात करें तो डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए कृषि सेस और पेट्रोल पर 2.5 रुपये लगाया गया है कृषि सेस। तो बजट से जुड़ी, पेट्रोल डीजल से जुड़ी ये बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका सीधा सरोकार आम जनता से होता है, जिनका बढ़ना या घटना सीधे सीधे आम जनता की पॉकेट पर असर डालता है। और हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार सिंह सीधे पेट्रोल पंप से ही जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरह की रिएक्शन सामने आ रही है, ये जानने के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। अवनीश, पेट्रोल पर, डीजल पर जिस तरह से कृषि सेस लगने की खबर सामने आ रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि ज्यादा कुछ असर इसका होगा नहीं, फिलहाल वहां पर लोगों की किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह की प्रतिक्रियाएं और आज के बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें कितनी वहां पर फुलफिल हो पाई हैं? बिल्कुल, आज का जो बजट पेश हुआ है उसमें लोग जितने उनकी उम्मीदों पर वर्तमान केंद्र की सरकार कितना खरा उतरी है। अब स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, आज का बजट पेश हुआ है, इस बजट को किस चीज़ में देख रहे हैं आप? तो अच्छा रूप में देख रहे हैं जी। 75 साल से उम्र के लोगों को टैक्स माफ कर दिया गया है ना। और जो ज़रूरत के एसेसरीज है, जो ना है ज़रूरत के, उसको महंगा कर दिया गया है, सच एज मोबाइल, कस्टम ड्यूटी जो जनरल पब्लिक है। हमें तो अच्छा लग रहा है भाई बजट। किसानों के लिए भी किसानों के लिए भी फायदेमंदी है बजट की, है ना। कई तरह का मतलब हेल्थ को लेकर भी आपको लगता है कि इस कोरोना महामारी में बजट पेश हुआ है तो कोरोना को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, तो मुझे लगता है कि बेहतर बजट है। हाँ, बेहतर बजट है। वैक्सीन वगैरह आ रहा है, हमारे समझ से तो बेहतर बजट है। ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्योंकि युवा है आप, आपको लगता है कि इस तरह से सीरीज का दाम बढ़ाया गया है, तो आपको लगता है कि इससे थोड़ी सी मायूसी जरूर युवाओं में होगी? आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है। कि जो सरकार घोषणा कर रही है उसका मॉनिटरिंग सही रूप से हो कि जनता को उसका लाभ पहुँच सके, उसके लिए सरकार को क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि वाकई में जो घोषणाएं होती है जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाती है? जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत जगह है, दिल्ली से तो चल रहा है, लेकिन पटना में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसका मॉनिटरिंग तो आम आदमी के पास उसका लाभ पहले सरकार ठीक है। यानी कि यहाँ पर लोगों को ये जो 75+ बुजुर्गों को जो राहत प्रदान की गई है, काफी हद तक लुभाती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है अवनीश, आप हमारे साथ बने रहे। इस समय हमारे साथ लखनऊ रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता ओम पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। ओम, वहां पर रेलवे को लेकर जिस तरह की अनाउंसमेंट्स आज के बजट में की गई है, किस तरह के लोगों की रिएक्शन सामने आ रही है? जरा अगर आपके आसपास लोग मौजूद हो तो उनसे पूछिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज के इस बजट से वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, नौवां उनका बजट है, उसके साथ साथ जो सीतारमण का है वो तीसरा ऐसा बजट है। हमारे साथ तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ अवनीश कुमार और हमारे साथ लखनऊ से ओम पांडे भी मौजूद है। ओम, आपका रुख करते हुए कंटिन्यू योरसेल्फ, पूरी कीजिए अपनी बात। वहां पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए किस तरह की प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। देखिए शिल्पा, जिस तरह से सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है, अगर बात की जाए रेलवे की तो 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट वो जो रेलवे को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इसके विकास की बात की जाए 2030 ऐसी ट्रेनें हैं उनको चलाने की बात कही है। इसके साथ साथ अगर फास्ट ट्रेनों की बात की जाए तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जो फास्ट रफ्तार बढ़ाई जाएगी। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से रेलवे की बात की जाए उसको लेकर लगातार जो देश में, क्योंकि कोविड काल का दौर चल रहा था, ऐसे में जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं पटरी से उतरी हुई थी। पटरी पर लाने की लगातार सीतारमण ने जो आज जिस तरह का ऐलान किया है, ऐसे में रेलवे की बात की जाए, रेलवे को लेकर लगातार जो विकास की 5 ऐसे स्तंभ हैं वो रेलवे के लिए किए गए हैं, जिसके माध्यम से रेलवे को पटरी पर लाया जाए। ऐसे में तमाम ऐसे युवा हैं जो आज जिस तरह से बात कही जाए, क्योंकि जिस तरह से तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के बात की जाए तो वो काम आज किया जा रहा है। ऐसे में युवाओं की बात की जाए, युवाओं आज का जो बजट है रेलवे को लेकर के, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है रेलवे बजट के लिए आपको? देखिए हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं और भी लोग हैं। आज जो रेलवे का बजट है उसमें जो फास्ट ट्रेनें हैं, ट्रेनों की बढ़ाने की बात कही जा रही, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, उसके साथ साथ जो मोबाइल चार्जेस है, मोबाइल उनके रेट बढ़ाने की बात सरकार ने की है बजट में, इस पर क्या कहेंगे? वो चीज़ थोड़ी गलत है। गलत है। इसके साथ साथ और भी युवा हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है पीपीएफ मॉडल की बात कही जाए। इस बजट में पीपीएफ मॉडल को भी आगे बढ़ाया गया है, चाहे मेट्रो की बात कही जाए या फिर जो है चाहे बस की बात की जाए। उन गांवों में जो गांवों में अधिक से अधिक पीपीएफ मॉडल के माध्यम से बसों को चलाया जाएगा। जो बजट है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि पीपीएफ मॉडल से जोड़ा जाएगा, जिससे कि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके इस बजट में। तो कहीं ना कहीं पीपीएफ मॉडल को आप कैसे देखते हैं? अगर हो रहा है तो ठीक है। वैसे रोजगार की बात करें तो उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये हो रहा है तो ठीक है, काम अगर इस पे हो तो ठीक है। ट्रेनों की बात की जाए, ट्रेनों को बढ़ाने की बात कही जा रही है। 2030 ऐसी ट्रेनें हैं जो अब और बढ़ाई जाएंगी, रेलवे को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। हाँ, इंडियन रेलवे तो ये कर सकती है क्योंकि इनके पास कस्टमर तो बहुत सारे हैं, कंज्यूमर यूज़ करने वाले, जो ट्रैवल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, बस काम हो इस पे। कहने की बात है तो फिर युवाओं की रोजगार की बात की जाए तो पीपीएफ मॉडल के तहत युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ने बजट में तमाम जो प्रावधान है वो बढ़ाए हैं। आपको लगता है, एक आप युवा हैं, रोजगार के दृष्टिकोण से कैसा बजट देखते हैं? रोजगार के दृष्टिकोण से तो हम खुद ग्रेजुएट होने वाले हैं, अभी लास्ट ईयर चल रहा है। हम खुद चाहेंगे कि ऐसा हो। और रेलवे का जहां तक कहा जाए रोजगार को बढ़ावा देने का जो ऐलान किया गया है, इससे ये सीधे तौर पर कोरिलेट कर पाएंगे। ऐसे में जो उसका एग्जाम ओम मेट्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने पर इनसे सवाल कीजिए। या कोई सरकार देखिए मेट्रो की बात की जाए, जो सिटीजन्स है उसमें जो अच्छी सिटीज़ है उसमें और मेट्रो को बढ़ावा देने की बात इस बजट में की गई है। तो आपको लगता है कि मेट्रो के बढ़ने से और भी विकास हो? जी बिल्कुल, मेट्रो के बढ़ने से विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ वक्त रह चुके हैं। दिल्ली में मेट्रो समझ लीजिए एक रीढ़ की हड्डी है दिल्ली की। हमारे साथ और भी लोग हैं। 75 साल की बात कही जाए, उसको लेकर के सरकार ने जो 75 साल है अब जो है वो टैक्स नहीं देना होगा, कैसा लगता है जो बजट में आया है? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं शिल्पा, साफ तौर से जो इस बजट है, इस बजट में तमाम वो चीजें कही गई हैं। कृषि को लेकर के बात कही जाए, शिक्षा को लेकर के बात की जाए, स्वास्थ्य को मेन एजेंडे में रखा गया है जी। उसके साथ साथ जो इसके साथ रेलवे की बात कही जाए, बसों को बढ़ाने की बात कही जाए, मेट्रोस को बढ़ाने की बात कही जाए, इसके साथ साथ जो तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे ईस्टर्न और वेस्टर्न रोडवेज जो सड़कों की बढ़ावे की बात कही जाए, उसको लेकर के जो तमाम बजट में चीजें लाई गई हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है। सकारात्मक उम्मीदों के साथ लोग फिलहाल इस बजट को देख रहे हैं। चलिए ठीक है ओम, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी मेरे साथ बने रहे। हमारे साथ खास मेहमान भी, एक्सपर्ट्स की बकायदा एक पूरी टीम सुबह से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राजकुमार जैन अर्थशास्त्री से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमित गुप्ता अर्थशास्त्री है, वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। सर्वेश हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और रोहन गुप्ता बिजनेसमैन भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अमित गुप्ता जी, ये बताए
हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना से संक्रमित थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो आर्थिक वैक्सीन लगाई है, आम जनता समझ पाए, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, जरा ये बताए कि ये बजट कितना संतुष्ट उन्हें करता है। देखिए, दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से वैक्सीन लगी है, या आप बोले कि जो दौर हमने पिछले साल देखा है, पिछले 9 महीने 10 महीने का जो समय रहा, हाँ। जिसके अंदर 100 दिन का पूर्णतया लॉकडाउन हमने देखा, पूर्णतया तालाबंदी देखी, जिसमें कोई व्यापार किसी प्रकार का लेन देन नहीं हो पाया, हाँ। पूरे विश्व स्तरीय रही। ये कभी हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का ऐसा देखना मिले। शायद इतिहास में पहली बार भारतीय रेल को बंद करना पड़ा हमें, और सिविल एविएशन, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे उद्योग थे जो पूरी तरह ठप हो गए, जहां पर कामकाज पूरी तरह रुक गया। बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत असर पड़ा। तो इस बजट में चुनौती ये नहीं थी कि हम बेनिफिट दें और उनको कैश यानी प्रत्यक्ष रूप से दे दें, टैक्स को कम कर दें। चुनौती ये थी कि जो 137% का अतिरिक्त बजट व्यय होगा और बजट के घाटे को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। ये पैसा आएगा कहाँ से? अगर हम ये बोले कि आपको पैसा भी दे दें, किसानों को भी दे दें और हर एक को टैक्स भी कम कर दे, तो फिर तो खर्चा ही खर्चा होगा, इसकी इनकम कहाँ से होगी? वो उसके लिए उन्होंने 2 प्रोविज़न बनाए हमारे लिए। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 2 क्षेत्रों में इंश्योरेंस और बैंकिंग क्षेत्रों के लिए बोला गया, वहाँ पर आएगा। कंसोलिडेशन हुआ सैबी का, पुराने कई कानूनों को सैबी में मर्ज किया जाएगा। सोने के लिए, सोने को अब सैबी खुद रेगुलेट करेगा, कमोडिटी मार्केट के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर खरीद सकेंगे वो और उसको स्टोर कर सकेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जिससे अर्थव्यवस्था में एक अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, राजकुमार जैन, आपके हिसाब से किस तरह? क्योंकि इस बजट के पेश होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया कि मैं तो भाई इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो ये जो बजट पेश किया जाता है वो आम जनता की संतुष्टि के लिए होता है, फिर सरकार की संतुष्टि के लिए? नहीं, देखिए, जो बजट पेश किया जाता है वो सरकार का जो काम होता है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो सरकार की संतुष्टि लोगों की संतुष्टि में ही निहित होती है। परंतु हमारे देश में एक बड़ी बात है कि पहले तो बीमारी पैदा की जाए, फिर उसका इलाज किया जाए। पहले तो बीमारी से पैंडेमिक आए, फिर उसके इलाज के लिए खर्चा भी किया जाए। खर्चा आएगा कहाँ से? खर्चा भी हम लोगों के टैक्स का पैसा ही है। तो इस पे कोई टैक्स में, ठीक है, सरकार के सामने एक पेंडिंग सिचुएशन के बाद बजट था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पर उसके इलाज के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक काम किया जो बहुत अच्छा है, डूबे हुए जो बैंकों के डूबे हुए कर्जे थे, उसके लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का प्रोविज़न किया कि वो लोगों से पैसे रिकवर करेगी। बिल्कुल ठीक है, पैसे रिकवर होने चाहिए, पर क्या सरकार ने इस पर भी ध्यान देगा? जो ये लोन दिए गए, जो बैड लोन्स हैं, क्या उसके लिए भी कोई मैनेजमेंट कंपनी बनाई कि वो एक ग्रुप जो है उसको अप्रूव करे? खाली बैंक मैनेजर से क्यों? उसके व्यापारिक एसोसिएशन हैं, वहाँ की लोकल लोग हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, एक्सपर्ट्स को जो वो रिकमेंड करे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बजट के अंदर ये बताया गया है, जो स्ट्रेस फंड्स हैं, डेप्थ फंड्स हैं, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जा रही है जो इनको एस्टिमेट भी करेगी, इसका बॉन्ड्स को जीरो कूपन बॉन्ड के फॉर्म में री इन्वेस्ट भी करेगी, उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज भी एलोकेट करेगी। तो ये सारा अमेंडमेंट है, इस बार वो उसका ध्यान रखा गया। नहीं, ध्यान तो रखा गया है इसमें। आगे विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि एक बिजनेसमैन होने के नाते साल भर में जब से कोरोना हुआ, जब से लॉकडाउन लगा, तमाम लोगों की कमर टूटी है। सैलरीड जो सेक्टर था उन्हें तो नुकसान उठाना पड़ा ही है, उन लोगों की नौकरियां तो गई है, लेकिन जो बिजनेसमैन का सेक्टर था उन्हें भी काफी हद तक बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।